जी, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लेक्चर नंबर 19 जो है, इसमें हम ना कास्टिक इकोनॉमिक्स थ्योरम और को पहले देखें कि ये है क्या, और उसके बाद फिर डिफ्लेक्शन स्लोप फाइंड करने के लिए हम ये कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ये इसकी हिस्ट्री दी हुई है, आपने ये पढ़ी हुई होगी। सिंपल ये कि कास्टिग्लियानो ने 1879 में जो है ना ये दिया था, और वो एक रेल रोड इंजीनियर था। उसने डिस्प्लेसमेंट और स्लोप फाइंड करने के अनोखा तरीका दिया था, बेहतर तरीका दिया था, इजी मेथड दिया था। वो था कि अगर आपके पास स्ट्रेन एनर्जी है, अगर आप उसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। और अगर आप उसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट, तो ये आपको आप डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू फोर्स, तो ये डिस्प्लेसमेंट देगा। और अगर आप स्ट्रेन एनर्जी का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट, तो ये आपको स्लोप दे देगा। अच्छा, ये इसकी पीछे से थ्योरी क्या है, इस ये दो स्लाइड जो है ना, ये वाली स्लाइड और इससे नेक्स्ट स्लाइड जो है, ये ये बताती हैं कि आप चाहे पहले नंबर ऑफ जो फोर्सेस हैं वो लगाएं, और फिर उसमें डेल्टा पी लगाएं, या पहले डेल्टा पी लगा लें और बाद में जो है आप नंबर ऑफ फोर्स लगाएं, तो ये इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें ये इन दो स्लाइड में जस्ट ये बात हुई थी। मेन और अहम चीज़ ये है कि हम अगर डेरिवेटिव लें इंटरनल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू फोर्स, इट विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम, अच्छा ये कैस्टिग्लियानोस थ्योरम है, इसको जरा डिटेल में कर लेते हैं डिस्कस ये स्लाइड को। द इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी विद इन अ बीम इज कॉज्ड बाय बोथ बेंडिंग एंड शियर। लेकिन शेयर की वजह से जो होती है वो बहुत थोड़ी होती है। अगर बीम लॉन्ग और सिलेंडर है तो उसमें शेयर की वजह से बहुत कम होती है। इस वजह से हम इस शेयर वाला निगलेक्ट कर देंगे और बेंडिंग की वजह से जो है वो सिर्फ रहने देंगे। तो आई थिंक 45 यहाँ है हमारे पास मौजूद है। तो आप बताएंगे 45 रोल नंबर कि स्ट्रेन एनर्जी इन बेंडिंग का फार्मूला क्या है? स्ट्रेन एनर्जी इन बेंडिंग सर। यस, स्ट्रेन एनर्जी इन बेंडिंग इस टाइम जहन में नहीं है। अच्छा ये इसका फार्मूला है क्लास, ये फार्मूला है इसका ना, स्ट्रेन एनर्जी इन बेंडिंग का ना। और अगर मैं आपको दिखा सकूं वो स्लाइड जिस पे ये हमने डिस्कस किया था, जस्ट पीछे जाना होगा पिछले लेक्चर में, आई थिंक उसमें होगा, ये है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें ना, Yes, sir. ये चार केसेस हैं। एक नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से, शेयर स्ट्रेस की वजह से, एक्सियल लोड, और ये बेंडिंग के लिए। ये बेंडिंग का आखिर में जो आप देखते हैं फार्मूला ये निकला हुआ है, और ये इसका आंसर है। और यही मैंने यहाँ दोबारा जो है टाइप किया है फार्मूला, ये फार्मूला है। तो ये स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास इस फार्मूले से आ जाएगी, जहाँ यहाँ एम क्या है, बेंडिंग मोमेंट। और वो निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे आप मिकॉलिस मेथड में लिखते थे और उसमें एम की इक्वेशन लिख लेते थे, जहाँ एम जो है वो बेंडिंग मोमेंट होता था। और ऑफ कोर्स ये कहाँ से निकलता था, एक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगा के। ठीक है, यानी समेशन ऑफ ऑल मोमेंट एट दिस सेक्शन शुड बी 0। काइंडली अपने माइक जो है वो, आई थिंक अब बेहतर हो गया है जी। तो ये फार्मूला है, यहाँ आई सब्सक्रिप्ट है, काफ़ी मेंबर की वजह से हो सकती है, पहले मेंबर की वजह से है तो ये, और नंबर ऑफ आई को अगर ओमिट कर दें तो सेकंड थ्योरम जो है वो ये बन जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपने डेरिवेटिव लेना है रिस्पेक्ट टू फोर्स।
अगर स्ट्रेन एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फोर्स का इन टर्म ऑफ फोर्स है तो ये पार्शियल की बजाय फुल डेरिवेटिव डी आ जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेन एनर्जी किसी और चीज़ पे डिपेंड कर रही है तो हम सिर्फ पार्शियल लेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फोर्स लेंगे तो हमारे पास डेल्टा या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इसी को यहाँ लिखा है। अच्छा, इसमें ये चीज़ याद रखें कि हमारे पास एम की जो इक्वेशन आएगी, जैसे कॉलेज मेथड हमने अप्लाई किया, वहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है एम की। उस इक्वेशन में, अच्छा ये मैं सिर्फ हवाई बातें नहीं, मेरे पास अगर कुछ मटेरियल मौजूद है मैं वहाँ से दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज ये तो वीडियो पड़ा है, जैसे सिंपल हम जो है इसमें सिर्फ ये देख लें, यहाँ हमने एम की ये इक्वेशन निकाली है। निकाली कैसे है? समेशन ऑफ फोर्सेस अप्लाई करके निकाली है। इसी तरह आप आगे अगर देखें, यहाँ भी हम एम की वैल्यू निकालते हैं रियल में। ये जैसे ये अगर एक बीम है, यहाँ हमने सेक्शन लिया, इस सेक्शन पे क्या करेंगे, समेशन ऑफ ऑल मोमेंट एट दिस सेक्शन शुड बी जीरो। यहाँ से एक जो ये सेक्शन जब हमने बनाया तो ये जो राइट पार्ट था इसकी वजह से लेफ्ट पार्ट पे जो मोमेंट और शेयर फोर्स लग रही थी वो हमने यहाँ शो की है, एम और वी। इसमें ये एम जो है ना, ये अननोन है जो कि बेंडिंग मोमेंट है। ये हमने इस सेक्शन पे इक्विलिब्रियम कंडीशन ये वाली अप्लाई करके कि समेशन ऑफ ऑल मोमेंट एट सेक्शन 1 शुड बी जीरो अप्लाई करके यहाँ से एम की वैल्यू निकाल ली। ये जो एम आया है ये वाला, ये एम, इसका स्केयर ले लें कास्टिग्लियानोस थ्योरम के मुताबिक कि आप इसका स्केयर लें और फिर इसमें उसको फिर इंटीग्रेट करें और उसके बाद फिर डेरिवेटिव लें तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। लेकिन आपको बखूबी इलम है कि एम का स्केयर लेना और ये करना एक भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें अगर हम पहले डेरिवेटिव ले लें और बाद में इंटीग्रेट करें तो ये ईजी हो जाता है। तो वो हमने यहाँ रीअरेंज किया और उसको मॉडिफाइड कास्टिग्लियानोस थ्योरम भी कहते हैं। इसमें क्या किया हमने, इस एम का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू पी, और याद रखें एम इन टर्म ऑफ पी है, यानी एम जो है वो एक ऐसा टर्म है जो कि पी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। और अगर इसी का डेरिवेटिव हम लें लेकिन विद रिस्पेक्ट टू पी की बजाय, अब देखिए ये पी है, इसकी बजाय अगर हम एम से लें, एम प्राइम यहाँ मैंने शो किया ताकि ऊपर वाला एम और नीचे वाला एम डिस्टिंग्विश हो जाए। एम प्राइम जो है वो कोई एक्सटर्नल मोमेंट है, जैसे पी एक्सटर्नल फोर्स थी, यहाँ पी एक्सटर्नल फोर्स थी, इस तरह एक्सटर्नल अप्लाइड मोमेंट कोई है एम प्राइम, उसके रिस्पेक्ट से अगर हम लें तो अगेन क्या आएगा फार्मूला, एम इंटू कर ली एम ओवर कर ली एम प्राइम। डेरिवेटिव तो आई थिंक लेना आता ही होगा कि नीचे 2 है, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे 2m इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, तो 2 से कैंसिल होके ये आई है वैल्यू, जस्ट दिस इज डेरिवेटिव। अच्छा अच्छा, ये जो जनरल फार्मूला दिया है ये वैसे यूज़ नहीं होगा, बस आपकी इंजीनियरिंग नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपका कंसेप्ट करने के लिए कि अगर नंबर ऑफ फोर्स हैं, यानी एक्सियल लोड भी है, शेयर भी है, टॉरियन भी है, वही 4 जो मैंने अभी दिखाए थे कि एनर्जी 4 तरह की हो सकती है, उन सब पे अगर इफेक्ट आ रहा हो तो फिर आपने अगर डिफ्लेक्शन निकालनी है तो उसके लिए फिर सारी टर्म्स आएंगी, जिसमें ये भी है, ये वाली जो है ना, ये भी कास्टिग्लियानोस थ्योरम के जरिए फॉर बेंडिंग, लेकिन बाकी ये शेयर की वजह से है, ये नॉर्मल की वजह से है, ये टॉरियन की वजह से है, अगर सब हैं तो उसका सारा का इफेक्ट इस तरह आ जाएगा। तो इस इक्वेशन से वरी नहीं होना, जस्ट ये आपके इंजीनियरिंग नॉलेज के लिए है। अच्छा, अब ज़रा इसकी एप्लीकेशन, अब आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा ये एप्लीकेशन देख के कि ये कैसे है। तो ये कास्टिग्लियानोस थ्योरम सिंपल उसको लिखें हम, क्योंकि डिफ्लेक्शन को वाई से शो करते रहे हैं पीछे जितने भी लेक्चर हैं डेल्टा की बजाय, इसलिए यहाँ वाई लिख दिया है, और सिंपल ये करली यू और करली पी प्राइम जो है ना एक्सटर्नल लोड है, और ये आपके पास गिवन भी हो सकता है और गिवन नहीं भी हो सकता। गिवन ना हो तो आप अपनी तरफ से फिक्टिशियस तौर पे लगाएंगे, फर्जी एक फोर्स लगाएंगे पी प्राइम, जिस पॉइंट पे आपने निकालना है कास्टिग्लियानोस थ्योरम सिर्फ उस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू देगा, यानी ओवरऑल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं देगा जैसे ये मैकॉलेज मेथड देता था, ये जस्ट एक पॉइंट पे देगा, किस पॉइंट पे, जिस पे फोर्स लग रही है, वो वाली फोर्स जिसके रिस्पेक्ट से आप
यानी नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हों, उसमें से वो फोर्स जिसके रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, उस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन मिलेगी। जैसे यहाँ इस फ्री एंड पे पी लग रहा है, तो इस पी स्ट्रेन एनर्जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगर ये पी लेंगे तो फिर वैल्यू आपकी आएगी डिफ्लेक्शन की, वो एट दिस फ्री एंड आएगी। ठीक है, और अगर स्लोप निकालनी है तो कर्ली यू और कर्ली एम प्राइम आप ये लेंगे सेकंड इक्वेशन वाली, ये इक्वल है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एल इंटू एम ओवर ई आई कर्ली एम और कर्ली एम प्राइम इंटू डी एक्स। पहला केस है, बड़ा इजी केस है, कैंटिलीवर बीम हैविंग पॉइंट लोड एट फ्री एंड। ये हमारा हमने पॉइंट लोड इस पे एक्ट कर रहा है। लेट्स सपोज अगर हमें कहा गया कि स्लोप निकालें, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिख लें। सबसे पहले ये डायग्राम बना लें, इस पे सेक्शन ले लें, उस सेक्शन की आप फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ ड्रा कर लें। यहाँ ड्रा करने के बाद आप समीशन ऑफ मोमेंट लेंगे एट दिस फ्री सेक्शन, एट दिस सेक्शन, तो वो उसकी क्या वैल्यू आएगी। रोल नंबर 15 आप बताएंगे ये एम की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। जी सर, एम की इक्वेशन जी ये कैसे लिखते हैं। सर हमने मोमेंट फाइंड किया हुआ है। बाकी तमाम अपने माइक ऑफ रखें ताकि डिस्ट्रप्शन ना हो। जी बेटा बताएं। हमने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लिया हुआ है। तो लोड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया हुआ है। चलो बेटा सुने, मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। मूवमेंट हमेशा किसी ना किसी पॉइंट पे ले जाता है, और उस पॉइंट और फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं मोमेंट आर्म। ये चीज़ एस्टेब्लिश होगी कि मोमेंट एक पॉइंट पे ले जाता है। ऑफ कोर्स हम 2D केस ले रहे हैं, तो यहाँ जो पॉइंट होगा वो ये होगा, क्योंकि हम सेक्शन पे लेना चाह रहे हैं, सेक्शन 1-1 पे, और सेक्शन 1-1 बीम को यहाँ इस पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं मोमेंट। इस पॉइंट पे मोमेंट काज करने के लिए फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं, एक पी है फोर्स, और दूसरा मोमेंट एम है, और तीसरी फोर्स जो है वो वी है, शेयर फोर्स। लेकिन शेयर फोर्स इसी पॉइंट में से पास करेगी, जिसकी इस वजह से इसका कोई रोल नहीं होगा इस सेक्शन 1-1 पे मोमेंट प्रोड्यूस करने में, क्योंकि वो उसमें से पास कर रही है, मोमेंट आर्म 0 है। लेकिन जहाँ तक पी की बात है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस है जो कि मोमेंट आर्म एक्स है। इसका जो पी की वजह से मोमेंट बनेगा वो बनेगा पी इंटू एक्स, और ये इस तरह रोटेट कराएगा, इस तरह। ये अगर आप डायरेक्शन गौर करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव लिखा था, इसलिए पॉजिटिव पी एक्स आ जाएगा। दूसरा कोई मोमेंट एक्ट कर रहा है, यस दैट इज दिस एम, इंटरनल बेंडिंग मोमेंट। और ये कहाँ से आया है, जिस वक्त आपने ये वाला पार्ट डिसएसोसिएट किया इस लेफ्ट पार्ट से, तो इस पार्ट का कोई ना कोई इस पे असर तो होगा, वो इन टर्म्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट एम आ रहा है, वो एम हमने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ से एम की वैल्यू निकलेगी माइनस पी एक्स। और रिमेंबर ये जो आपका सेक्शन है ये वैलिड है फ्रॉम 0 टू फुल लेंथ एल, इसलिए मैंने यहाँ ये लाजमी डिस्क्राइब किया। अगर यहाँ एक और फोर्स एक्ट कर रही होती और हम 2 सेक्शन लेते, तो हर सेक्शन के लिए अलग ये वैल्यू आनी थी एक्स की रेंज की। एनी हाउ एम की वैल्यू आ गई जो कि माइनस पी एक्स है। हमने निकालनी क्या है, स्लोप, और स्लोप के लिए हम सॉरी डिफ्लेक्शन निकालनी है। डिफ्लेक्शन के लिए फार्मूला ये है, इसमें एम हमारे पास आ गया, ये वाली टर्म हम निकाल लेते हैं जो कि है कर्ली एम और कर्ली पी। कर्ली एम और कर्ली पी, ये एम हमारे पास आ गया। अच्छा याद रखिएगा, अगर फर्ज करो मैंने यहाँ पी की वैल्यू 10 लिखी हो, तो आप यहाँ 10 हरगिज पुट नहीं करेंगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि हमने डेरिवेटिव लेना है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अगर फर्ज करो ये पी की जगह 10 होता और आपने यही कास्टेलियानोस थ्योरम लगाना होता, तो आपकी यहाँ वैल्यू आती -10x, और जिस आप इसका डेरिवेटिव लेते विद रिस्पेक्ट टू फोर्स टी, तो कांस्टेंट का उसके रिस्पेक्ट से 0 हो जाता। ठीक है, इसलिए इसको किस टर्म में रखना है, पी की टर्म में। इसको पी की टर्म में रहने दिया एम को,
का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू पी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सिंपल माइनस एक्स। उस फार्मूले में ये वाला जो फार्मूला है, इसमें m की जगह m की वैल्यू और इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करनी है। देखिए हमने पुट की है यहाँ, m की जगह वैल्यू आ गई ये माइनस पी एक्स, ये देखिए ना m की जगह वैल्यू माइनस पी एक्स और ई आई, और ये कर्ली m और कर्ली p, इसकी जगह माइनस एक्स आ गई वैल्यू। इसके आने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई किया p क्योंकि कांस्टेंट था तो ये बाहर ले गए हम, इंटेग्रल से बाहर ले गए, बाकी माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बना। एक्स स्क्वायर का जिसको हम इंटेग्रल लेंगे तो एक्स क्यूब ओवर 3 आएगा और लिमिट फ्रॉम 0 टू l अप्लाई होगी। तो पहली ये सिंपल जिसको आप पुट करेंगे पी एल क्यूब ओवर 3 ई आई बन जाएगी डिफ्लेक्शन। तो दैट इज द वैल्यू फॉर डिफ्लेक्शन। इस तरह अगर फर्ज करो हमने इसकी स्लोप निकालनी होती है, लेट्स सपोज इसी क्वेश्चन में अगर आपके एग्जाम में ये आ जाता है क्वेश्चन ये स्लोप निकालनी है एट फ्री एंड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक यहाँ एम प्राइम फिक्टिशियस मोमेंट इस पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। वो अप्लाई करने के बाद फिर अगेन मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे, उस मोमेंट की इक्वेशन में ये वाला एम प्राइम भी आ रहा होगा, उस एम प्राइम की इन्वॉल्वमेंट एम में हो जाएगी। फिर हम एम का विद रिस्पेक्ट टू एम प्राइम यानी ये पी की जगह एम प्राइम लेके डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट एम प्राइम की थी इस वजह से डेरिवेटिव की वैल्यू भी नॉन जीरो आएगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस फार्मूले के तहत, तो वहाँ हमारे पास रिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कॉची-ग्रीन-मीलर थ्योरम इज वेरी वेरी इजी। अगर आपको ये फार्मूला याद है, ये दो फार्मूले याद हैं, तो आप स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। और अगेन ये एक पॉइंट पे वैल्यू देता है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है इस केस में डिफ्लेक्शन के, या जिस पॉइंट पे आपका एम प्राइम मूवमेंट लग रहा है फॉर स्लोप। तो ये एक तरीका है। इस तरह एक और क्वेश्चन है कि कॉची-ग्रीन-मीलर थ्योरम हमने ये सिंपली सपोर्टेड फाइंड डिफ्लेक्शन एंड स्लोप ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूडीएल। तो ये सिंपल फार्मूला है, ये यूडीएल है, इस पे एक पॉइंट लोड भी एक्ट कर रहा है, सॉरी पॉइंट सिर्फ यूडीएल एक्ट कर रहा है, लेकिन हमने इसका मिड में इसकी वो निकालनी है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट मिड पॉइंट लिखा हुआ है ये, अगर आपको नजर आ रहा हो ये कर सकते नीचे। तो आप क्या करें, मिड पॉइंट पे क्या करेंगे, फोर्स ले लेंगे फिक्टिशियस। ये फोर्स लेंगे तो इसकी इन्वॉल्वमेंट लाजमी आपके रिएक्शन में भी आएगी, ये देखिए रिएक्शन में P1 आ रहा है हर तरफ, रिएक्शन में भी आएगी इन्वॉल्वमेंट। और फर्दर एक ही आप जो ये दो सेक्शन ले लेंगे, सेक्शन एक्स एक्स सेक्शन वाई वाई, सेक्शन एक्स एक्स में भी P1 की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, P1 की इन्वॉल्वमेंट ये देखिए एन में एम में आएगी, सेक्शन वन की सेक्शन वन में P1 की इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से एम की इक्वेशन में भी P1 की इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से आप जब डेरिवेटिव लेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, जो कि यहाँ x/2 है। सिंपल आप इसमें पुट करेंगे, लेकिन याद रखें ये वाला जो सेक्शन है ये वैलिड है फ्रॉम 0 टू l/2। दूसरा सेक्शन जो है वो l/2 से फुल l लेंथ l तक वैलिड है, इसमें इन्वॉल्वमेंट आएगी P1 की RB की जगह वैल्यू पुट करके। तो यहाँ से हमारे पास आ गई, इसका फर्दर डायरेक्ट भी लिया ये आया, और ये आप करेंगे तो फिर आपके पास ये हाफ पार्ट ये था प्लस हाफ पार्ट ये आएगा, फार्मूला वही है, फार्मूला यहाँ यही है, ये वाला ये वाला ये यही फार्मूला है, लेकिन फ्रॉम 0 टू l/2 और फ्रॉम l/2 टू l, बस दो पार्ट बन गए क्योंकि हमारे पास सेक्शन दो थे। तो अगर आप गौर करें तो ये 0 से l/2 है पहला सेक्शन, और दूसरा l/2 से l है। सिंपली इसकी आप इंटीग्रेशन लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये निकली हुई है 5/384 ये वाई सी पॉइंट पे था। अच्छा इसमें दूसरा स्लोप भी पूछी है, पिछले क्वेश्चन में हमने स्लोप डिटरमिन नहीं की थी, लेकिन इसमें स्लोप भी डिटरमिन करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, उस पॉइंट पे एक m1 हमने मोमेंट एक्ट कर दिया, अगेन फिर हम दो सेक्शन ले लेंगे x x y y। x x हमने लिया तो उसमें हमारे पास m, ये देखिए m में ये m1 की इन्वॉल्वमेंट है, ये देखिए m1, और इसका जब आप डायरेक्टिव लेंगे तो x और l आ गया। ये सेक्शन कौन सा है 1, और ये वैलिड है फ्रॉम 0 टू हाफ ऑफ द लेंथ। सेक्शन वाई वाई, ये सेक्शन वाई वाई है, इसमें यहाँ m1 की इन्वॉल्वमेंट है, m इस बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन में ये m1 आया है, इसका जब और ये m1 है, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और अगेन फ्रॉम 0 टू l/2 करेंगे तो हमारे पास आखिर में इक्वेशन ये आ जाती है। तो ओवरऑल हमारी इक्वेशन जो आएगी वो आप इसमें इकट्ठा करेंगे दोनों को, पहला हाफ सेक्शन का प्लस दूसरा, तो आपके पास आखिर में ये वैल्यू आ जाएगी, और ये 0 होना चाहिए। ये हम शेप और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालते हैं ना, वहाँ भी होता है कि एट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम
होगा वहाँ स्लोप 0 होती है, तो फ्लैट हो जाता है ना ग्राफ, फ्लैट हो जाता है, इसलिए स्लोप 0। तो ये था लेक्चर 19। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, लेक्चर ये शो हो रही है 20 लेक्चर। यार 39 अगर आप हैं तो बताइएगा कि क्या आपको ये शो हो रहा है लेक्चर 20? यस सर, शो होता है। आपका रोल नंबर क्या है? यस सर। रोल नंबर क्या है आपका? 49। 39 को एनी हाउ। अच्छा, ये थ्योरी ऑफ फेलियर है, इलास्टिक फेलियर। अच्छा याद रखें, जब मैं मशीन डिज़ाइन 2 पढ़ा रहा था वहाँ हमारे पास डायनामिक फेलियर की थ्योरीज भी थी, तो डोंट कंफ्यूज विद दोज। बहरहाल ज़्यादा यूज़ यही होती हैं और आपका सिलेबस में भी सिर्फ यही है, इलास्टिक फेलियर की थ्योरी। ये 5 हैं, एक मोहर वाली मॉडिफाइड मोहर मिला के 6 का एक इंट्रोडक्शन है। ये सारी थ्योरीज होती हैं, आप ये सिंपल ये है, function of the theories of elastic failure is predict behavior of material in a simple tensile test when elastic failure will occur under any condition of applied stress। मैं आपको इस चीज़ पे थोड़ी सी वेट कर लेते हैं, तो बाकी आप स्टूडेंट्स थोड़ा सा मुझे बताते रहें कि आपको समझ भी आ रही है या नहीं आ रही, ताकि मुझे पता चलता रहे आपका फीडबैक। मीनवाइल एनीहाउ स्टूडेंट एक चीज़ ये याद रखें कि हमारा सिंपल जो टेस्ट होता है वो होता है सिंपल टेंसाइल टेस्ट, और वो एक डायरेक्शन में होता है, यानी यूनी एक्सियल स्ट्रेस एक्ट कर रही होती है, ठीक है, एक एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेस एक्ट कर रही होती है टेंसाइल टेस्ट में। उसको लेबोरेटरी में परफॉर्म करना बड़ा इजी है, शायद आपने अभी नहीं किया तो आके करेंगे, MM2 की लैब में टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो जब आप वो परफॉर्म करते हैं उसमें आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक बन जाता है। लेकिन आपका क्या ख्याल है, कोई स्टूडेंट, बल्कि 45 आपसे मैं पूछूंगा, नॉमिनेट करना इजी है, सही है, ताकि उसी का माइक जस्ट ऑन हो। 45 आपसे मेरा सवाल ये है, आप क्या समझते हैं कि सिंपल टेंसाइल टेस्ट से हम जो वैल्यू निकालते हैं, क्या यस सर। एक्चुअल में भी सिर्फ एक डायरेक्शन में ही स्ट्रेस एक्ट कर रही होती है? जो आपके एक्चुअल इंजीनियरिंग फिनोमिनाज हो रहे हैं इन दी वर्ल्ड, क्या उसमें सिर्फ एक होती है, एक डायरेक्शन में स्ट्रेस अप्लाई हो रही होती है? नॉर्मली जो प्रैक्टिस है इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, उसमें क्या सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है? सर एक में नहीं होती स्ट्रेस, 2 डायमेंशनल भी हो सकती है, 3 डायमेंशनल भी हो सकती है। बिल्कुल और सही कहा। उसमें जैसे कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं प्रेशर वेसल का भी जैसे पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी स्कूप के ऊपर भी है स्ट्रेस, और एक्सियल भी है, एंड एक और स्ट्रेस भी है, उसके रेडियल भी स्ट्रेस है। बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेसेस होती हैं सर। बिल्कुल डिफरेंट होती हैं रियल सिस्टम में। तो उनकी डिफरेंट की कंडीशन फाइंड करने के लिए अगर हम कोई ऐसा, अव्वल तो ये आप क्या समझते हैं ऐसा टेस्ट करना जिसमें कंबाइंड स्ट्रेसेस लग रही हों, डिफरेंट स्ट्रेसेस एक्ट कर रही हों, ठीक है? अभी देखें हम सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, 3 जो आपने स्ट्रेसेस कहीं, इसी तरह हमारे पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 3 डायरेक्शन में अगर स्ट्रेस एक्ट कर रही हैं, तो वो तो सिर्फ नॉर्मल हैं, यस सर। तो वो परफॉर्म करना ही हमें हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और अगर यस उसमें सर। हम शेयर स्ट्रेस का भी फैक्टर ऐड कर लें तो वो मजीद टेस्ट परफॉर्म करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम यस सर, वो डबल डिफिकल्टी। टॉरियन का भी अगर इफेक्ट कर लें ऐड, तो इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। और ये टेस्ट करना बड़ा यस सर। एक्सपेंसिव है, टाइम के लिहाज से भी और कॉस्ट के लिहाज से भी। तो खासतौर पे जिस दौर में ये दी गई थेरीज, उस दौर में तो बहुत ज़्यादा ये मुश्किल था। आज थोड़ा लेटेस्ट दौर है और किसी हद तक हम ये चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं कंबाइंड। मैंने यहाँ अपनी लैब में देखी मशीन, उसमें 2 फिनोमिना इसने इकट्ठे किए हुए हैं, शेयर का और नॉर्मल का। आई थिंक उसने किया हुआ यहाँ एक हमारा ऑपरेटर्स है, तो अगर मैं रॉन्ग हूँ तो बहरहाल
मफहूम ये है कि जिस दौर में ये थेरीज दी गई उस दौर में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और उसके पीछे हमने ये डिस्कस कर लिया कि सिंपल टेंसाइल टेस्ट सिर्फ यूनिएक्सियल होता है, लेकिन एक्चुअल में सिस्टम जो है वो यूनिएक्सियल स्ट्रेस पे नहीं होते बल्कि कम्बिनेशन होता है लोड्स का, और लोड का कम्बिनेशन की वजह से कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस एक्ट कर रही होंगी और मटेरियल उनकी वजह से फेल हो रहा होगा। तो उस वक्त के जो ये थे साइंटिस्ट, उन्होंने कोशिश की कि हम जो प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं सिंपल टेंसाइल टेस्ट, उसको किसी तरह रिलेट कर दें मटेरियल के फेलियर के साथ, जबकि मटेरियल पे नंबर ऑफ लोडिंग हो रही हो। ठीक है, तो उन्होंने जिस तरीके से ये आपस में रिलेट किया ना, और उस क्राइटेरिया के मुताबिक जो रिलेट किया, मैं बातें सिर्फ नहीं करता, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्राइटेरिया है कि जिस वक्त सिग्मा वाई जो है ये यील्ड स्ट्रेस है, ठीक है, और ये हमें कहाँ से मिलती है, ये हमें मिलती है टेंसाइल टेस्ट से। टेंसाइल टेस्ट करते हैं, वहां से आपके पास सिग्मा वाई आ जाती है जो कि यील्ड स्ट्रेस होती है। ठीक है, ये आपको इंटरनेट पे और इजीली अवेलेबल होती है डिफरेंट मटेरियल के लिए। तो जिस वक्त हमारा थेरीज डिफरेंट जो हैं, कोई प्रिंसिपल स्ट्रेस की बेस पे है, कोई शेयर स्ट्रेस की बेस पे है, कोई मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, कोई स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कोई शेयर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को वॉन मासेस भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली फिफ्थ वन। और मॉडिफाइड शेयर स्ट्रेस या इंटरनल फ्रिक्शन मेरी मोहर की, इसमें ये वाली थेरी जो मैक्सिमम स्ट्रेस थी, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस को हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं और उसको नॉर्मली सिग्मा 1 से डिनोट करते हैं। तो वो ये कहती है कि जिस वक्त आपका कम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम में जो मैक्सिमम स्ट्रेस है नॉर्मल, अगर वो यील्ड के इक्वल आ जाए तो इस क्राइटेरिया इस थेरी के मुताबिक वो मटेरियल फेल हो जाएगा, इसके इक्वल आ जाए, इससे ज़्यादा हो जाए। इसी तरह शेयर में क्या था कि जिस वक्त शेयर जो है ना वो इक्वल आ जाए, और आपको पता है शेयर जो है, शेयर मैक्सिमम शेयर वो इक्वल होती है हाफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। अगर आप थोड़ा सा मोहर सर्कल रिकॉल करें तो उसका मोहर सर्कल में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे राइट साइड पे सिग्मा 1 थी और लेफ्ट साइड पे सिग्मा 2 थी। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस डाया होगा। ठीक है, रोल नंबर 39 CR। ठीक है, ये बात समझे हैं मेरी। ये टॉ मैक्स जो है वो रेडियस के इक्वल थी, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 जो है, अच्छा ये याद रखें सिग्मा 2 हम ले रहे हैं 2D केस में, यहाँ इसने क्योंकि तीनों को कंसीडर किया और सबसे मिनिमम को सिग्मा 3 का, इस वजह से सिग्मा 3 ले लिया है। लेकिन स्टिल वो एक सर्कल पे ही होगा, और सर्कल के दो पॉइंट्स के यानी वो पॉइंट जो सेंटर में पास कर रहे हैं, वो लाइन जो सेंटर में पास कर रही है और दो पेरिफेरी पे इंटरसेक्ट करे, तो उन दो पेरिफेरी के दरमियान डिस्टेंस जो है वो डाया होगा, डाया ऑफ द सर्कल, और हाफ ऑफ द डाया रेडियस होगा, और रेडियस जो है वो इक्वल था मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के जो मैग्नीट्यूड था। ठीक हो गया, तो ये एक्चुअल में टॉ मैक्स की वैल्यू है, मैं ये कहना चाह रहा था। तो जब टॉ मैक्स इक्वल हो जाए शेयर स्ट्रेस एट यील्ड, और उसको हमने अप्रोक्सीमेट किया है सिग्मा वाई बाई 2 से, तो ये फिर क्राइटेरिया क्या बना, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 की वैल्यू सिग्मा वाई के इक्वल या इससे कम हो तो मटेरियल सेफ है, इससे ज्यादा वैल्यू यानी सिग्मा वाई से ये वाली वैल्यू ज्यादा आ जाए तो इस थ्योरी के मुताबिक आपकी मटेरियल फेल हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है आपका? सर ये तो समझ आ रही है, लेकिन सर असाइनमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन है सर। पहले ये डिस्कस कर लें, हम असाइनमेंट पे बात पे जाएंगे। चलो सर ठीक। पहले ये हम डिस्कस कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 ये मतलब कि होप स्ट्रेस को जो रेडियल स्ट्रेस है उसमें से आप माइनस कर रहे हैं। तो अभी मैं जनरल बात कर ये रहा हूँ, तो अभी मोहर सर्कल पे रहें, अभी सिलेंडर पे चलें ना सर जाएं। मोर सर्कल, चलें सर मोर सर्कल पे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 सपोज सर आती है 80 आ रही है, तो सिग्मा वाई जो है सर ये यील्ड स्ट्रेंथ है सर मटेरियल की। जी उसी मटेरियल की। सही है, मतलब कि ये उससे कम होनी चाहिए, लाजमी है कि ये इससे कम होनी चाहिए। इस थ्योरी के मुताबिक बिल्कुल सिग्मा वाई जो है उसकी वैल्यू ज्यादा हो और इन दोनों का डिफरेंस कम हो। सर
कोई ऐसी थ्योरी भी है कि सर वो जो हमारा हम जो फाइंड करते हैं यील्ड स्ट्रेंथ से वो बढ़ जाए, ऐसा है सर, पॉसिबल है? नहीं, कोई थ्योरी ऐसी नहीं है, क्योंकि आप सर देखें अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो वो किस महीने में जाता है, मतलब कि वो चलिए, फेलियर तो किस फिर लिहाज से करता है कि वो इस थ्योरी के मुताबिक यानी कहने का मतलब बगैर ये कोई टेस्ट परफॉर्म किए, टेस्ट हमने सिर्फ एक परफॉर्म किया जो कि टेंसाइल टेस्ट है, जिससे हमारे पास सिग्मा वाई की वैल्यू आई। सिग्मा वाई मीन सर यील्ड स्ट्रेस, सिर्फ एक टेस्ट परफॉर्म किया। उस टेस्ट की बेस पे हम इन थ्योरीज की मदद से, इन क्राइटेरिया जो थ्योरी ने क्राइटेरिया दिया, इनके अगेंस्ट एवेल्युएट करके हम ये कह देते हैं इस थ्योरी के मुताबिक चीज फेल है। अब एक्चुअल में कुछ इसकी कंट्राडिक्शन भी होगी कहीं ना कहीं, लेकिन नॉर्मली ये वाली थ्योरीज ने बड़े अच्छे रिजल्ट दिए हैं ओवर दीज 50 to 60 ईयर्स। मतलब जब से ये दी गई हैं उसके बाद से जब तो इसके अंदर रहते हुए डिज़ाइन करना बड़ा बेहतर है। आपने अगर एनसीज कभी यूज़ करेंगे तो उसमें वॉन माइसिस का आप बड़ा नाम सुनाएंगे कि आप जब भी स्ट्रेस एनालिसिस कर रहे हैं वॉन माइसिस ले रहे हैं, तो इस वजह से होता है कि ये बेहतर है। ठीक हो गया? अच्छा, इसका मतलब आप लोगों को ये बात समझ आ गई जो मैं बताना चाह रहा था। अब मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ। ये इनके नाम है, ठीक है, और ये नाम है वही उसके अंदर क्राइटेरिया को शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले थ्योरी क्या है? प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन सी होती है? वो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और उससे शेयर जीरो होती है। वैसे मैं बता रहा हूँ, हमने बार बार ये चीज़ डिस्कस की है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो अगर 3D सिस्टम हो तो कौन कौन सी होंगी? सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। और अगर आपको याद हो हमारे पास सिग्मा 1 2 की वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला भी था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस के रूट के अंदर आता था सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई होल स्क्वायर। ये शायद याद हो आपको। वहां से हमारे पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू निकल आती है, ठीक है ना। और सिग्मा वाई जो है वो आपकी टेस्ट के जरिए आई। अगर आपके सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा वाई के इक्वल या इससे ज्यादा है, सिग्मा वाई से सिग्मा 1 ज्यादा है, तो मटेरियल फेल हो जाएगा। अच्छा, ये थी बात जिस वक्त टेंसाइल हो। लेकिन अगर कंप्रेसिव हो तो सबसे कम वाली वैल्यू यानी नेगेटिव में कौन सी थी? सिग्मा 3। अगर सिग्मा 3 का मैग्नीट्यूड सिग्मा वाई के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो जाए तो भी फेल हो जाएगा, लेकिन ये कंप्रेसिव में होगा। तो ये दोनों क्राइटेरिया हैं। ये है टेंसाइल के लिए जब आपकी एप्लीकेशन इन टेंसाइल है, और ये है व्हेन योर एप्लीकेशन इन कंप्रेशन। ये इसका एक लोकस बनाया है कि अच्छा ये लोकस क्या कहता है? इन्वेलप या लोकस, ये हमने ड्रा किया है। ये कहता है अगर आप देखें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू विद इन दिस लोकस आ रही है, यानी एक पॉइंट यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ 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 यहाँ, जब इसके अंदर है तो मटेरियल सेफ है। अगर उसकी बाउंड्री या आउट ऑफ बाउंड्री है तो इसका मतलब है वो मटेरियल फेल हो गया। ठीक है, ये इन्वेलप हमने बनाए हैं। इस तरह सेकंड थ्योरी में अब हमारा क्राइटेरिया क्या बनेगा? शेयर स्ट्रेस। और शेयर स्ट्रेस का इस तरह इसके हमने क्रिएट किया, ये वाला हमारे पास क्राइटेरिया बन जाता है।